सबसे पहली चीज, भाई मेरे को बताओ लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है? डुअल। भाई वेरी गुड, तुमने अब तक तो इतना पढ़ ही लिया होगा, मॉडर्न फिजिक्स पूरी पढ़ के बैठे हो कि लाइट हमारा डुअल नेचर एग्जिस्ट करती है। डुअल नेचर मतलब वो भैया पार्टिकल वेव की नेचर एंड तरह भी वेव नेचर। एग्जिस्ट करती, बिल्कुल वेव की तरह भी और पार्टिकल नेचर की तरह भी। लेकिन कुछ फिनोमिनन ऐसे हैं जहां पे हमारा वेव नेचर ही उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएगा, सेटिस्फाई कर पाएगा। वेरस कुछ फिनोमिनन ऐसे हैं जहां पे हमारा वेव नेचर फेल हो जाता है, सिर्फ पार्टिकल नेचर ही उसको एक्सप्लेन कर पाएगा। क्या मेरे को ऐसे कुछ फिनोमिनन के नाम बता सकते हो जहां पे सिर्फ वेव नेचर ही सेटिस्फाई कर पाए और जहां पे सिर्फ पार्टिकल नेचर ही सेटिस्फाई कर पाए? सर पार्टिकल वेव नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वेव नेचर? डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। अरे भैया यस काव्य सर। बिल्कुल सही। भैया पार्टिकल नेचर आपने अभी डुअल नेचर चैप्टर में ही पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आइंस्टीन ने फाइंड किया कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें ये पता चल गया कि लाइट एज अ पार्टिकल भी एग्जिस्ट करती है। और वेव नेचर के तो बहुत सारे तरीके हैं जो सिर्फ वेव नेचर ही एक्सप्लेन कर पाता है, जैसे कि अभी बताया डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब भैया हमारा सिर्फ वेव नेचर ही एक्सप्लेन कर सकता है। एक मिनट यार, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन वगैरह। तो यार अभी मैं आपको क्या कह रहा हूं, हम अभी पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में चाहे आप लाइट को एज अ पार्टिकल लेके चलो या एज अ वेव नेचर लेके चलो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा रे ऑप्टिक्स मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दोनों से ही वेल एक्सप्लेन हो जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको तब भी क्या कहूंगा कि यार फिलहाल के लिए आप रे ऑप्टिक्स में लाइट को ऐसा क्या लेके चलो, लाइट को आप एज अ वेव ही लेके चलो। क्योंकि जब आप लाइट को एज अ वेव लेके चलोगे तो आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा इजीली समझ में आ जाएंगी। ये वाली बात भी क्लियर है? यस सर। डन। तो भैया अगर मैं लाइट को एक वेव मान रहा हूं तो हमें पता है ये किस टाइप की वेव है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसकी स्पीड कितनी होती है वैक्यूम के अंदर? 3 × 10⁻⁸ वेरी गुड। अभी यार फटाफट बस बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद मेन मुद्दे पे आ जाएंगे कि भैया लाइट वेव है तो मैंने इसकी स्पीड मान ली वैक्यूम में 3 × 10⁸ अगर ये वेव है तो इससे रिलेटेड इसके पास कुछ ना कुछ टर्म्स होंगे। कैसे टर्म्स होंगे? जैसे एक टर्म होता है भैया वेव वेलोसिटी, दूसरा टर्म होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी वगैरह, वेवलेंथ, वेव नंबर। ठीक है वेव नंबर वगैरह भी, लेकिन फिलहाल अभी हमें मेन मेन टर्म्स की बात करनी है। और एक फोर्थ जिसके बारे में हम बात करेंगे, इंटेंसिटी। तो जैसे मैं सबसे पहले आपसे पूछूं भैया वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है और ये किस पे डिपेंड करती है? भैया मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी है, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। वेव वेलोसिटी, तुम्हारा वेव ऑप्टिक स्टार्ट हो गया है? नो सर। नहीं हुआ है। भाई वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इधर डिस्प्लेसमेंट होता है वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसको जनरली हम लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी भी लिख देते हैं। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। और ये वेव वेलोसिटी डिपेंड किस पे करती है, ये भी याद रखना, वेव वेलोसिटी हमारी मीडियम पे डिपेंड करती है। जब तक ये लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करेगी तब तक तो ये अपनी मैक्सिमम स्पीड से ट्रेवल करेगी, 3 × 10⁸ लेकिन जैसे आप इस लाइट को किसी एक मीडियम में एंटर करा देते हो, मतलब वो हमारा डेंसर मीडियम हो गया, तो उस केस में हमारी वेव की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? वेव की वेलोसिटी कम हो कम हो जाएगी। जाएगी। बिल्कुल। उसके बाद आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पे। भैया मैंने कहा लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली साथ में ऑसिलेट करती है। ऑसिलेट करती है तो फ्रीक्वेंसी होगी। हमें इस पे ध्यान नहीं देना, आपको बस ध्यान क्या देना है कि भैया फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे करती है? फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है। भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेव ऑप्टिक्स में हमेशा आएगा ये कि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, तो याद रखना फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। एग्जांपल देता हूं भैया, सपोज मैं कह रहा हूं मेरे रूम में एक सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है मेरे रूम में सोर्स ऑफ लाइट? सपोज एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब इस इलेक्ट्रिक बल्ब से लाइट निकल रही है, तो मेरे रूम में एक प्लेन मिरर भी है, कुछ रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी है, मतलब कहीं ना कहीं लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगी, रिफ्रैक्ट भी करेगी, सब कुछ करेगी। लेकिन चाहे लाइट कुछ भी कर ले, अल्टीमेटली सोर्स कौन है? इलेक्ट्रिक बल्ब। तो उसकी फ्रीक्वेंसी लाइट रहेगी रिफ्लेक्ट होने के बाद या रिफ्रैक्ट होने के बाद या कुछ भी होने के बाद, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी क्योंकि वो सोर्स पर डिपेंड करता है। क्या ये पहले दो पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं? तो बढ़ जाऊं यस आगे। सर। डन। भाई वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ होता है कि कोई लाइट रे कितना ट्रैवल कर रही है ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन,
इसके बारे में भी हमें कुछ ज्यादा काम कुछ नहीं करना, बस आपको ये याद रखना है कि वेव वेलोसिटी और वेवलेंथ का एक रिलेशन है, बस इतना याद रखना है। तो अगर वेव वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर वेव वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो इंक्रीज करेगी। ये भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि भैया डायरेक्ट रिलेशन है वेव वेलोसिटी और वेवलेंथ का। लास्ट आ जाओ इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है कि लाइट रे अपने साथ कुछ ना कुछ एनर्जी कैरी कर रही है, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये हमारा Into बन time. जाएगा इंटेंसिटी। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं Sir, आपको into एक time. इनटू टाइम, मतलब हाँ एरिया पर यूनिट टाइम होता है, वेरी गुड, ये भी बात मान ली आपकी, पर यूनिट टाइम। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको कुछ लाइट रे ड्रॉ करके दूंगा और मैं आपसे बस ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछूंगा कि भैया उसकी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ा है बताओ, उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ा है, इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ा है, तो आपको यही चीजें बतानी पड़ेगी। यहां तक नोट डाउन कर लो, हो जाए आगे बढ़ते हैं। सर 1 मिनट देना बस। हाँ बिल्कुल यार बिल्कुल। अरे यार इससे याद है, तुम्हारे एग्जाम तो फिर होली के बीच में पड़ेंगे। सर 22 से 1 तक है बस। अच्छा 22 से 1 तक, और इतनी जल्दी खत्म भी? यस यस। सर। मतलब तुम्हारा सीबीएसई जैसा हाल नहीं है, सीबीएसई का तो 26 अप्रैल से शुरू है और कुछ फर्स्ट वीक ऑफ जून में खत्म है। सर फिजिक्स को एक छुट्टी से रख। भैया इसलिए शुरुआत से कह रहे थे थोड़ी सी मेहनत कर लेना, रेगुलर रह लेना। सर इससे पहले टेंटेटिव आई थी, उसमें फिजिक्स को 12 छुट्टी थी। प्रकुल इसे कहते हैं धोखा। एक छुट्टी से रख। चलो प्रकुल फटाफट इसे कर निपटाओ ताकि थोड़ा डन है टॉपिक को सर। खींचे। डन है, चलो भैया सबका डन है। तो आ जाओ भैया मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा क्या है? मैंने कहा यार ये मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज इसको मैं ग्लास स्लैब ले रहा हूं, कि भैया ये मेरे पास कोई एक ग्लास स्लैब है और इसके ऊपर कोई ना कोई लाइट रे फॉल डाउन कर रही है। हमें पता है अगर जो लाइट रे फॉल डाउन करती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। तो ये तो हो गई हमारे पास इंसिडेंट रे। अब जब भी लाइट किसी एक सरफेस पर फॉल डाउन करेगी, याद रखो हमारे पास कुछ फिनोमिनन हो सकते हैं। क्या क्या फिनोमिनन हो सकते हैं इस लाइट रे से रिलेटेड जब ये किसी एक सरफेस पर फॉल डाउन Reflection and करेगी तो? refraction. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। वेरी गुड। भैया होगा क्या कि कुछ पार्ट ऑफ द ये लाइट रे हमारा रिफ्लेक्ट कर जाएगी। रिफ्लेक्ट का मतलब है सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक कर जाएगी कुछ पार्ट, तो ये हमारी कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। वेरएस कुछ पार्ट के साथ क्या होता है यार कि वो दूसरे मीडियम के अंदर ट्रांसमिट कर जाती है, दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर जाती है। तो ये वाला प्रोसेस, ये वाला फिनोमिनन हमारा कहलाता है ट्रांसमिशन या फिर रिफ्रैक्शन। तो आपका जो वर्ड यूज मन करे वो लिख दो, ट्रांसमिटेड रे या फिर रिफ्रैक्शन। वेरएस कुछ पार्ट लाइट का क्या करेगा, कुछ पार्ट लाइट का ये मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेगा, ये मटेरियल गर्म हो जाएगा तो कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमने क्या देखा कि जब भी लाइट रे किसी एक सरफेस पे फॉल डाउन करेगी, भैया हमारे पास ये तीन फिनोमिनन हो सकते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और तीसरा वाला है एब्जॉर्प्शन। हमें सबसे पहले बात करनी है रिफ्लेक्शन की। तो यार अब मैं क्या कह रहा हूं आपको कि ये इंसिडेंट रे है, ये एयर से ट्रैवल करती हुई आ रही थी, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी सपोज सी, इसके पास कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। मेरे को बताओ रिफ्लेक्टेड रे के लिए ये सारे टर्म्स क्या लिखूं, मतलब सेम होंगे या कोई टर्म चेंज हो जाएगा, ये बताओ। वेलोसिटी सेम रहेगी। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे को बताओ वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी के बारे में क्या कहूंगा? Same. वेलोसिटी Same. सेम होगी क्योंकि यार सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक कर गई है, और अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो वेव की वेलोसिटी होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, मीडियम सेम है तो वेलोसिटी सेम। इंटेंसिटी के बारे में क्या कहोगे? कम हो जाएगी। वेरी गुड। क्योंकि मैंने क्या बोला, इंसिडेंट रे जो आ रही थी वो कुछ ना कुछ एनर्जी लेके आ रही थी, लेकिन कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब कुछ ही एनर्जी मेरे को वापस से मिलेगी, तो इंटेंसिटी विल डिक्रीज। पहले आ जाओ फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या कहोगे? Same.
सेम रहेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है और ये मेरा सोर्स है, तो ये सेम रहेगी। अब यार आपको पता है वेलोसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, तो मेरे को बताओ वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, वेवलेंथ सेम रहेगी, बिकॉज स्पीड और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है। अगर ये सब समझ में आ गया है तो यही सब ट्रांसमिटेड रे के लिए बता दो कि ट्रांसमिटेड रे के लिए ये सारे टर्म्स क्या क्या होंगे। सर स्पीड तो चेंज वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी चेंज डिक्रीज होगी। करेगी। भाई ये बात क्लियर है कि वेलोसिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि वो एयर से किसी मीडियम में एंटर कर रही है। कोई भी मीडियम लूंगा वो एयर से तो डेंसर ही होगा, तो भैया डेफिनेटली ये स्पीड डिक्रीज करेगी। आगे आ जाओ इंटेंसिटी पे। ये भी डिक्रीज करेगी। ये भी डिक्रीज करेगी क्योंकि कुछ पार्ट ही मिल रहा है मेरे को। फ्रीक्वेंसी के बारे में, सर सेम। फ्रीक्वेंसी वेरी वेरी गुड सेम रहेगी क्योंकि भैया हमारे पास सोर्स चेंज नहीं हुआ है, सोर्स अभी भी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो यार फ्रीक्वेंसी सेम है, वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, तो वेवलेंथ के बारे में कह दो, वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज होगी। सर क्या हो गया? डिक्रीज। सबको क्लियर हो गई भैया बातें? यस। चेक कर लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये रे ऑप्टिक्स में तो यूज होगा ही होगा, वेव ऑप्टिक्स में ज्यादा यूज होगा, और वेव ऑप्टिक्स ही आपका चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट, उसमें वो सर करा देंगे आपका स्टार्ट। अब आपको लग रहा होगा लाइट चैप्टर है ऐसा ही, लेकिन भैया लाइट चैप्टर में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। लवप्रीत बढ़े आगे। यस सर। चलो यस डन। सर। चलो भैया हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। तो यार अब हमें स्टार्ट क्या करना है, एक एक करके ये सारे फिनोमिनन्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं भैया रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब 7th क्लास से ही स्टार्ट हो गया था ये टॉपिक रिफ्लेक्शन। दो लॉज होते हैं, पहले दो लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं। बताओ भैया कौन से दो लॉज हैं? हाँ बोलो बोलो अंजलि, बोलो सही जा रहे हो। इक्वल टू एंगल आर। बिल्कुल भैया, पहला बिल्कुल पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक दूसरा लॉ और बता दो, दूसरा लॉ क्या लिखूं? बोथ आर ऑन ऑन द सेम प्लेन। on भैया the same हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो, तुम लोगों की आवाज incidence में आज कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। reflective ray भैया इंसिडेंट रे, and नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अब पहले इन्हीं को थोड़ा सा डिटेलिंग में समझ लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये सिर्फ आधे बच्चों ने रट्टा मार रखा है, क्या कॉन्सेप्ट है कुछ नहीं पता। यार सपोज मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, भैया ध्यान देना, मैंने कहा ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है और ये मैंने एक लाइट रे फॉल डाउन करा दी, इंसिडेंट रे है जो फॉल डाउन कर रही है। अगर ये इंसिडेंट रे फॉल डाउन कर रही है तो आप मेरे को बताओ इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लिखूं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना लिखूं? सर 90 90 डिग्री। अरे वाह बहुत degree बढ़िया। 90 एंगल ऑफ degree इंसिडेंस 90 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90। बिल्कुल गलत। सर मैंने जीरो बोला था। बिल्कुल, तो मैं वही बोल रहा हूं, आधे बच्चे जल्दबाजी यही करते हैं। भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि लाइट रे कितने एंगल पे फॉल डाउन कर रही है, गलत। एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंगल मतलब मेड होता है विद नॉर्मल। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल का मतलब होता है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। अब हम चेक करेंगे इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, वो एंगल आई होता है, और उसी हिसाब से हमारा एंगल आर बनेगा। तो अगर आप इधर एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल है 0। भैया? ये नॉर्मल और ये हमारी इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में कुछ भी एंगल नहीं है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? जीरो। 0। एंगल ऑफ zero इंसिडेंस जीरो है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी जीरो होना पड़ेगा, इसलिए लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है। तो जब भी मैं आपसे बोलूं अब कि लाइट रे ने अपना पाथ रिट्रेस किया है, तो आपके माइंड में एक चीज हमेशा स्ट्राइक हो जानी चाहिए कि लाइट रे ने अगर अपना पाथ रिट्रेस किया है तो मतलब वो मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही होगी, और मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनाया होगा उसने? 0 डिग्री बनाया होगा। क्या ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बढ़िया, डन। अब आ जाते हैं थोड़ी सी दूसरी बात पे। ये दूसरा पॉइंट भी हल्का फुल्का पॉइंट नहीं है भैया, ये भी थोड़ा सा भारी पॉइंट है। थोड़ा सा गहराइयों में समझना अब इसे, कि हमारा ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे कहना क्या चाह रहा है। भैया सपोज ये मैंने एक ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब मैं इनमें कुछ भी ड्रॉ करूं, एक्स और वाई इनमें कुछ भी ड्रॉ करूं, तो ये कौन सा प्लेन कहलाएगा मेरा? ये मेरा XY एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, अगर मैं इंसिडेंट रे को एक्स वाई प्लेन में बना रहा हूं, तो एक बात क्लियर है कि मेरी रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सब कुछ इस एक्स वाई प्लेन में ही रहेगी। ये नहीं हो सकता कि आपने इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में बना दिया, नॉर्मल वाई जेड प्लेन में बन जाएगा और हमारा रिफ्लेक्टेड रे एक्स जेड प्लेन में बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने जिस प्लेन में जिसको ड्रॉ कर दिया, अब सब कुछ उसी प्लेन में ड्रॉ होगा। क्या सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अब थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाओ और मैं आपको अभी एक एडवांस वाला क्वेश्चन भी करा देता हूं, थोड़ा समझो यार। अगर आप इंसिडेंट रे को, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था अपने काइनेमेटिक्स में, इंसिडेंट रे को मैं देखूं, क्या मैं इस इंसिडेंट रे की वेलोसिटी को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता हूं? भैया इंसिडेंट रे किसी एक वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, तो मैं इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता हूं। चेक करो, ये वाली बात समझ में आ रही है? Yes. इस वाले पार्ट को कह देता हूं एक्स कंपोनेंट, इस वाले पार्ट को कह देता हूं वाई कंपोनेंट। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो, जो मेरा एक्स कंपोनेंट है वो पैरेलल टू दी प्लेन मिरर आ रहा है, ये मेरा प्लेन मिरर होगा। जो मेरा एक्स कंपोनेंट आ रहा है वो पैरेलल टू दी मिरर आ रहा है। अगर ये पैरेलल टू दी मिरर आ रहा है, तो याद रखना ये कभी चेंज नहीं होगा, इट ऑलवेज रिमेन सेम। लेकिन अगर आप y कंपोनेंट को देखो, तो y कंपोनेंट मेरा परपेंडिकुलर टू दी प्लेन मिरर तो आ ही रहा है, लेकिन वो अलोंग दी नॉर्मल आ रहा है। पहले ये चीज चेक करके बताओ, ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो याद रखो यार, अभी आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान दो। क्वेश्चन आपको है ना इंसिडेंट रे देगा, लेकिन इंसिडेंट रे किसी एक वेक्टर फॉर्म में देगा, वेक्टर फॉर्म में। सपोज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस कुछ के कैप जेड के कैप। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा भैया नॉर्मल बताओ, कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखूं? तो एक चीज याद रखना कि मेरे इंसिडेंट रे का जो ये वाला कंपोनेंट होगा वाई कंपोनेंट, वो ही किसका कंपोनेंट होगा, वही किसकी वैल्यू होगी? नॉर्मल की भी वही वैल्यू होगी। तो क्या लिख सकता हूं, नॉर्मल की वैल्यू वाई जे कैप। भैया समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. डन। Sir, repeat. रिपीट करना Yes, है? sir. ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं। मैं कह रहा हूं अब क्वेश्चन आपको क्या देगा। सबसे पहले भैया किसका माइक अनम्यूट पे है वो म्यूट करो प्लीज। अमन आपका ही माइक अनम्यूट पे है। मैं कह रहा हूं अब आपको क्वेश्चन में इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सब कुछ वेक्टर फॉर्म में गिवन होगी। तो सपोज ये मैंने इक्वेशन दे दी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और कुछ जेड के कैप। आपको दिख रहा है मैंने सब कुछ एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ किया है, तो ये जेड के कैप तो आएगा नहीं, सिर्फ क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आप मेरे को बताओ, अगर मैं आपसे नॉर्मल की इक्वेशन पूछूं और रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन पूछूं, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी? तो आपको पता है कि जो मेरा इंसिडेंट रे का y कंपोनेंट है, वही कंपोनेंट किसकी वैल्यू होगी, वही कंपोनेंट नॉर्मल की भी वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंसिडेंट रे का y कंपोनेंट है वो किसके अलोंग जा रहा है, नॉर्मल के अलोंग जा रहा है। तो क्या मैं नॉर्मल की इक्वेशन सीधे सीधे y j कैप लिख दूं? Yes, sir. Yes, sir. डन। अब आ गई इक्वेशन लिखना रिफ्लेक्टेड रे की। भैया ध्यान देना, रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन। तो मैंने क्या कहा, रिफ्लेक्टेड रे को भी दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो। एक पार्ट आएगा एक्स कंपोनेंट, एक पार्ट आएगा इसका वाई कंपोनेंट। मैंने कहा था एक्स कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि वो पैरेलल टू दी मिरर जा रहा है। तो रिफ्लेक्टेड रे का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, सेम होगा एक्स आई कैप। लेकिन अगर आप रिफ्लेक्टेड रे का वाई कंपोनेंट देखो, पहले नीचे जा रहा था, अब रिफ्लेक्टेड रे का वाई कंपोनेंट ऊपर जा रहा है। मतलब इन दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई है, अपोजिट हो गई है। तो मैंने नीचे वाले को अभी पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो ऊपर वाले को मेरे को क्या लिखना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, नेगेटिव लिखना पड़ेगा। चेक करो समझ में आ गया इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे कैसे लिखना है? Yes, sir. डन, Yes. बढ़िया। तो इसको नोट डाउन कर डालो, ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पहले दो लॉज पे। तो एक काम करता हूं, पहले इसी एक सेकंड लॉज के बेस पे एक क्वेश्चन देता हूं, आप पहले उसको ट्राई कर लो, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भैया आपको समझ में आ रहा है।
आप सीधा सीधा ये भी चेक कर सकते हो कि अलोंग द नॉर्मल वाला कंपोनेंट चेंज होगा, बस बाकी सब कंपोनेंट सेम रहेंगे, ऐसा भी कुछ सोच सकते हो। यहां लिख देता हूं, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, डायरेक्शन चेंजेस। चलो भाई क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करना अब। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन सीधा साधा क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन ने कहा हमारे पास एक इंसिडेंट रे है और उसकी इक्वेशन हमें गिवन है। इंसिडेंट रे इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और हमें नॉर्मल की भी इक्वेशन गिवन है, नॉर्मल की इक्वेशन आई कैप प्लस जे कैप। आपको किसकी इक्वेशन बतानी है? आपको बस रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन बतानी है, रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर फॉर्म बताना है, बस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन लिख लो, फिर बैक स्लाइड पे कर रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे क्या करना है आपको। पहले क्वेश्चन लिख लो आप। इंसिडेंट रे इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, नॉर्मल आई कैप प्लस जे कैप। आपको रिफ्लेक्टेड रे का बताना है। काव्य आपका आंसर बिल्कुल सही है, शबी नहीं। शबी थोड़ा सा फिर से सोचो। ये लो मैं बैक स्लाइड कर रहा हूं। कोमल सही तो नहीं है, थोड़ा सा कुछ गलत जा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कि जो कंपोनेंट नॉर्मल के अलोंग दिख रहा है, मतलब जो आपको दिख रहा है कि नॉर्मल की इक्वेशन है, वो डेफिनेटली इंसिडेंट रे में आएगी ही आएगी, क्योंकि हमारी इंसिडेंट रे का एक कंपोनेंट नॉर्मल के पैरेलल चलेगा। अगर हमारा एक कंपोनेंट नॉर्मल के पैरेलल चल रहा है तो ये इंसिडेंट में भी रहेगा, ये नॉर्मल में भी रहेगा, और यही चेंज होगा बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। कौशिक अब आपका सही है। एरी आपने एक हल्की सी गलती करी है। अक्षिका आपने ये आंसर कहीं से देखा? अक्षिका आंसर कहां से निकाला आपने? हर्ष बिल्कुल सही। चलो डिस्कस करते हैं। अक्षिका आपने डायरेक्टली कहीं से आंसर छापा है, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है तो आपने आंसर छाप दिया वहीं से। मैंने क्वेश्चन पूरा दिया ही नहीं जो आया था। भैया रिफ्लेक्टेड रे, मैंने अभी क्या कहा? बस नॉर्मल का और जो इंसिडेंट का एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो नॉर्मल में भी होगा और इंसिडेंट में भी होगा, बस ये ही डायरेक्शन चेंज होगी। तो भैया सीधी सीधी बात है, कौन सा कंपोनेंट आपको दोनों में सेम दिख रहा है? आई प्लस जे, तो बस इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो जब मैं रिफ्लेक्टेड रे लिखूंगा तो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा। बाकी के कैप वाला टर्म ये हो जाएगा मेरा पैरेलल टू द मिरर और ये सेम रहेगा। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास आएगी माइनस आई माइनस जे माइनस के। सब लोग चेक कर लो सबको समझ में आया या नहीं आया। काव्य पूछो। Yes. सर जैसे आपने दी इंसिडेंट और नॉर्मल, तो इसमें हाँ ऐसा हो सकता है जैसे इंसिडेंट रे है 2i+2j, पर जो नॉर्मल है वो सिर्फ i+j है। मतलब ये रेशियो में हो सकते हैं कि इनके कंपोनेंट एग्जैक्ट इक्वल होने पड़ेंगे। नहीं नहीं, कम रेशियो में हो सकते हैं काव्य, बिल्कुल रेशियो में हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है, वैल्यू चेंज नहीं करनी। जैसे काव्य आप कह रहे हो कि सर एक इक्वेशन आप ये लिख दो 2i-2j, और नॉर्मल की क्या इक्वेशन लिखूं मैं? i-j। यस सर। तो ये डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन आपको दिख रहा है कि नॉर्मल में आई और जे कंपोनेंट आ रहा है, तो इंसिडेंट में भी आई और जे कंपोनेंट ऐसा होगा जो चेंज होगा। तो फिर ये हो जाएगा -2i और +2j। ओके सर। ठीक है, डन। चलो भैया ये कंप्लीट हो गया तो बता दो फटाफट, फिर आगे बढ़ना है। ये तो अभी छोटी बातें ही डिस्कस करी हैं। डन सर। डन, चलो आ जाओ फटाफट यार, मेरे को ऐसा लग रहा है स्पीड थोड़ी स्लो चल रही है। भैया ये हमने लिया प्लेन मिरर, अभी तो बस बचपन वाले कॉन्सेप्ट ही याद दिला रहा हूं। ये है प्लेन मिरर, ये मैंने इंसिडेंट रे ली और ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। भैया मैंने कहा कि इंसिडेंट रे कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, सपोज इसने एंगल बनाया 30 डिग्री, ये नॉर्मल ये इंसिडेंट रे। आपको क्या क्या कैलकुलेट करके बताना है? आप मेरे को बताओगे एंगल आर की वैल्यू
और आप मेरे को कैलकुलेट करके बताओगे एंगल ऑफ डेविएशन, कि ये लाइट रे कितने एंगल से डेविएट हुई है। एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करके बताओगे। चलो बताओ। ये तो सही है, एंगल आर तो भाई सबको ही पता होगा, एंगल आर में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि भैया एंगल आर यहीं पे एक रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर दूंगा। मेरे को पता है एंगल आई और एंगल आर ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। 30 लेकिन डिग्री। आप मेरे को एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करके बताओ कि लाइट रे कितने एंगल से डेविएट हो गई है अपने पाथ से। काव्य नहीं, एरी नहीं, शबी नहीं। तो चलो देखो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, समझो भाई। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है, अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो मेरी इंसिडेंट रे कैसी जाती, मेरी इंसिडेंट रे बिल्कुल सीधी जाती ना यस भैया। सर। अगर हमारे पास ये प्लेन मिरर नहीं होता तो हमारी ये इंसिडेंट रे बिल्कुल सीधा जाती, लेकिन प्लेन मिरर की वजह से हमारे पास ये रिफ्लेक्टेड रे आई है, तो मेरे को ये वाला एंगल कैलकुलेट करना होता है, ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। अभी बहुत सारे केसेस में एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आएगा, प्रिज्म वगैरह में भी, ग्लास स्लैब वगैरह में भी। तो बस आपको यही याद रखना है एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है, कि भैया अगर हमारे पास ये प्लेन मिरर या ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो हमारी इंसिडेंट रे कैसे जाती और फाइनल रे हमें कैसे मिल रही है, उनके बीच का जो भी एंगल होगा वो एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो सर भैया 120 आंसर। बिल्कुल, एंगल ऑफ डेविएशन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 120 आएगा। अब आपको ये बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला देखना है, उस फॉर्मूले से बार बार आप एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट कर लोगे। एंगल ऑफ डेविएशन का एक फॉर्मूला होता है सीधा सीधा 180 माइनस 2i, मतलब जितना भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो उसको ट्वाइस करके 180 से माइनस कर दो, आपको एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। डन सर। जैसे कि अब आ जाओ पहले केस पे, मेरे को बताओ इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन कितना लिखूं मैं, 180। 180 डिग्री। 180 भैया अगर मिरर नहीं होता तो लाइट रे सीधा नीचे जाती, मिरर की वजह से लाइट रे ने अपना पाथ उल्टा कर लिया, बिल्कुल नीचे की बजाय एग्जैक्टली उल्टा कर लिया। तो एक तरीके से लाइट रे जा रही थी माइनस वाई एक्सिस में, अब जाने लग रही है प्लस वाई एक्सिस में, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा, 180 आएगा। कैसे कैलकुलेट किया, फिर से वही देखो, 180 माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो 180 आंसर आएगा। छोटी छोटी बातें क्लियर हैं? यस चलो यस done। सर। भैया छोटी छोटी बातें क्लियर हैं। अब मेरे को एक लास्ट चीज और बता दो, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस पता है या बताना पड़ेगा? पता है। पता है सर। पता है ना, देखो तुम खुद लोग बोल रहे हो पता है, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूं फिर, कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में आपको डिफरेंस पता है, तो मैं डायरेक्टली फिर अपने कॉन्सेप्ट पार्ट पे आता हूं। चलो भैया, तो हेडिंग लिख लो अब, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। यार एक चीज बताता हूं, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो आपकी एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट है, लेकिन याद रखना एग्जाम में प्लेन मिरर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। प्लेन मिरर सिलेबस में है, ऐसा मत समझना कि प्लेन मिरर सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल है। तो ये भी यार 7th क्लास से पढ़ा था। मेरे को प्रॉपर्टीज बता दो कि प्लेन मिरर कैसी कैसी इमेज बनाता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको याद है? वर्चुअली रेस्ट सेम साइज एट क्या क्या? सेम डिस्टेंस। काव्य थोड़ा दोबारा रिपीट करो प्लीज। सर वर्चुअल, हाँ इरेक्ट, हाँ, लेटरल इन्वर्जन, बहुत बढ़िया, और एट सेम डिस्टेंस एज वेरी गुड। ऑब्जेक्ट। चलो भाई डिस्कस कर रहा हूँ। यार ये मैंने एक प्लेन मिरर लिया और उसके सामने मैंने रख दिया एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है ए बी, इसको एच ओ कह देता हूं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम क्या नोटिस करेंगे कि यार प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, बिहाइंड द मिरर बनाता है। बिहाइंड द मिरर बनाता है इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। और इसकी हाइट ए डैश बी डैश ले लेता हूं, एच आई ले लेता हूं। ये हमारा ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर रखा हुआ है, इसको हम लेते हैं u, और हमारी इमेज मिरर से कितनी दूर बनी है, इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं v। तो यार आप प्रॉपर्टीज पढ़ते आ रहे हो, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। जितनी दूर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, जितनी दूर मैं प्लेन मिरर से खड़ा हूं, उतनी ही दूर मेरी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। दूसरा पॉइंट, जितनी हाइट मेरे ऑब्जेक्ट की है
उतनी ही हाइट मेरे इमेज की भी बनेगी, दोनों की हाइट सेम बनेगी। तीसरा पॉइंट, हमारे पास जो ये इमेज बन रही है ये बिहाइंड द मिरर बन रही है, इसलिए ये वर्चुअल है। और अगर मेरा हेड ऊपर की तरफ है तो इमेज में भी मेरा हेड ऊपर की तरफ होगा, नीचे नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये कैसी बनी है? वर्चुअल इरेक्ट इरेक्ट। बनी है, वर्चुअल है ना, इरेक्ट बनी है। और कुछ पॉइंट, एक और पॉइंट आप लोगों ने बोला कि भैया लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? लेफ्ट और राइट स्वैप होता। आमने सामने बिल्कुल, से ही कि जैसे फॉर एग्जांपल आप इस बी लेटर को देख रहे हो तो ये बी लेटर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। बहुत बढ़िया। अब मेरे को याद दिलाओ और क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको याद है? भैया कम से कम हमें 10 से 11 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, अभी आप 4 पे अटके पड़े हो। और कुछ प्रॉपर्टीज याद दिलाओ जो आपको पढ़ी हो आपने। नहीं पढ़ी? बढ़े आगे, फिर अब पढ़ना चालू करें। यस सर। चलो आओ। यार क्या बात है, डल रिस्पॉन्स क्यों चल रहा है? सब मर मर के रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। हाँ सर ठीक है, ऐसा डल रिस्पॉन्स नहीं दो भैया। ऐसा तो नहीं ऑब्जेक्ट की स्पीड और इमेज की स्पीड भी सेम होती है, वेरी गुड, यही मैं अपोजिट पॉइंट डायरेक्शन। एक्सप्लेन कर रहा था। देखते जाओ। यार अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट किसी एक वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो ये मेरा मिरर के क्लोज जा रहा है। अगर मैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ड्रॉ कर रहा हूं राइट हैंड साइड में, तो ये मेरा मिरर के क्लोज जा रहा है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, तो इमेज की वेलोसिटी किस साइड आएगी? इमेज की वेलोसिटी मेरी लेफ्ट हैंड साइड आएगी, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम होते जा रहा है वैसे वैसे इमेज डिस्टेंस भी कम होता जाएगा। और हमने क्या देखा कि भैया हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को सेम रहना है। तो इसलिए अगर मैं इनको टाइम से डिफरेंशिएट कर दूं, तो ये मेरे को किसकी वेलोसिटी मिल जाएगी? ये मेरे को मिल जाएगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये मेरे को किसकी वेलोसिटी मिल जाएगी? वेलोसिटी इमेज। ऑफ इमेज। तो याद रखना, इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आएगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को राइट हैंड साइड मार्क कर रहा हूं, तो इमेज की वेलोसिटी किधर आएगी? लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड साइड। आएगी। तो इसलिए आप चुपचाप, हाँ या ना? यस यस सर। सर। मेरे को बताओ, अब मैंने इस ये जो आपको एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल में मिरर की वेलोसिटी कितनी है? जीरो। मिरर की वेलोसिटी 0 है। तो अगर आप एक चीज चेक करो कि भैया ये जो मैंने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लिखी है ना, एक्चुअल में ये मिरर के रिस्पेक्ट में लिखी है, क्योंकि इधर मेरा मिरर अभी रेस्ट पे है। अगर मिरर रेस्ट पे नहीं होगा तो आपको ये फॉर्मूला एक्सपेंड फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। अब मैंने रिलेटिव मोशन आपको डिटेल में पढ़ाया था, मेरे को बताओ वी ओ एम को क्या लिखना पड़ेगा हमें? वी ओ माइनस वी एम। वी ओ माइनस वी एम। बहुत बढ़िया भैया, क्या बात है, सिर्फ एक दो ही बच्चे रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। सिमिलरली वी आई एम को क्या लिखना पड़ेगा? वी वी आई आई माइनस वी माइनस एम। वी एम। तो याद रखना, एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है? मेन फॉर्मूला क्या होता है? मेन फॉर्मूला होता है वी ओ माइनस वी एम, वही वी ओ एम इज इक्वल्स टू माइनस साइन के अंदर वी आई माइनस वी एम। अब मैंने ऊपर वेक्टर साइन ड्रॉ किया है हर किसी में, तो याद रखना जो भी आप ये वैल्यूज रखोगे ये उसके साइन के साथ रखोगे। जैसे अगर आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रखोगे तो +2, लेकिन अगर आप इमेज की वेलोसिटी रखोगे, माइनस साइन तो बाहर है ही, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कितनी रखोगे आप? -2। -2। तो ये फॉर्मूला पीछे नोट डाउन करके लिख रहा हूं, चेक कर लेना ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई या नहीं आई। वी ओ एम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी आई एम विद अ वेक्टर साइन। भैया सब लोग चेक कर लो, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्लियर है या नहीं? यस सर। बहुत बढ़िया अंजना मैडम। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन भी हो जाए। सर मेरी आवाज आ रही हाँ बिल्कुल प्रकुल आ रही है। है? यस सर। डन सर। डन। चलो भैया, तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो
यार ये हमें एक प्लेन मिरर गिवन है और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये किसी एक एंगल पे चल रहा है और ये एंगल हमें गिवन है 37 डिग्री। उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया प्लेन मिरर भी चल रहा है, प्लेन मिरर क्यों खाली बैठेगा, प्लेन मिरर भी चल रहा है, प्लेन मिरर चल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से और ये वाला एंगल गिवन है 53 डिग्री। क्वेश्चन ने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, वेलोसिटी ऑफ द इमेज कैलकुलेट करने के लिए बोला है। आपको आंसर वेक्टर फॉर्म में ही देना है, आई कैप जे कैप के फॉर्म में देना है, तो ट्राई टू सॉल्व इट। पहले चेक कर लो सबको क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। पिछले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट को मूव कराया था, अब की बार मैं ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों को मूव करा रहा हूं। अल्टीमेटली फॉर्मूला आपके पास यही है, फॉर्मूला यही यूज करना है और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। मैं आपसे वी आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा हूं। वापस क्वेश्चन दिखाता हूं, वापस क्वेश्चन देख लो। विकास, बड़े दिनों में क्लास में दिख रहे हो। किसका विकास करने में लगे हुए थे भाई। भाई सब लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। यस सर। ठीक है काव्या। चलो तो ऐसा करते हैं, साथ साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे को बताओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना लिखूं मैं। तो मेरे को पता है यार, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसी एक एंगल पे चल रही है तो मेरे को इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट स्प्लिट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 20, ये एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा 20 कॉस। 37. आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और मेरे को बताओ ये कितना आ रहा है। 16। वेरी गुड, ये 16 आएगा और ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ रही है 12। तो भैया मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 16 आई कैप, क्योंकि प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और प्लस 12 जे कैप। सब लोग चेक करके बताओ क्या ये चीज क्लियर हो गई। Yes, sir. यस सर। डन। अब सिमिलरली आपको वेलोसिटी ऑफ मिरर भी लिखनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर लिख के दो। तो भैया मिरर की वेलोसिटी को भी दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, एक्स कंपोनेंट एंड दी वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट के बारे में हो जाएगा 30 cos 53 डिग्री। तो मेरे को जरा 30 cos 53 डिग्री की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। 18। 18, और ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है 24। 24। बहुत बढ़िया। तो यहां पे हम लिखेंगे -18 आई कैप। भाई ध्यान देना, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, तो -18 आई कैप -24 जे कैप। क्या ये 24 आ रही है, हाँ ठीक है 24 आ रही होगी। डन। तो यार अब मैंने आपको एक चीज बहुत पहले ही बता दी स्टार्टिंग में ही, कि हमेशा कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है, हमेशा जो हमारा मिरर के परपेंडिकुलर जा रहा होगा सिर्फ वो कंपोनेंट चेंज होता है। तो मेरे को सिर्फ आई कंपोनेंट के साथ डील करना है, वाई कंपोनेंट को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। वाई कंपोनेंट के साथ कुछ नहीं करना आपको। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है, ये रिपीट करूं।
भैया रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस देखना होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए भैया ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी। ये पैरेलल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेंज नहीं करती, ये पैरेलल वेलोसिटी तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कांस्टेंट बना के रखती है। तो मेरे को पैरेलल कंपोनेंट को देखना ही नहीं है, तो मतलब मेरे को इस कंपोनेंट के साथ और इस कंपोनेंट के साथ कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी। मेरे को जो भी कैलकुलेशन करनी है वो सिर्फ एक्स कंपोनेंट के साथ करनी है। तो अपना फॉर्मूला लिख दो अब, वी ओ माइनस वी एम इक्वल्स टू माइनस वी आई माइनस वी एम। और जैसे मैंने कहा कि हमें ये सिर्फ एक्स कंपोनेंट के लिए डील करना है, तो वी ओ की वैल्यू लिखो +16, वी एम की वैल्यू माइनस ऑफ -18 तो प्लस हो जाएगा, वी आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वी एम की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस +18 हो जाएगा। तो आप मेरे को बता दो वी आई की वैल्यू कितनी लिखूंगा, सॉल्व करो इसे। वेरी गुड। तो भैया ये हमारे पास आएगा -52 i कैप। चेक करो सबका -52 i कैप आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, sir. वेरी गुड। अब जैसे मैंने कहा -52 i कैप मतलब ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और भैया हमारे पास ये वाला कंपोनेंट चेंज होता नहीं है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा -52 i कैप +12 j कैप। सब लोग आराम से चेक कर लो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो यार अभी पूछ लो, अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेक कर लो आराम से। भाई डल रिस्पॉन्स, एरी कोई दिक्कत? नो सर। अमित? नो सर। ओके बॉडी बिल्डर। चलो भाई, तो हमने अभी तक क्या हाँ बोलो। सर 1 मिनट लास्ट स्लाइड कर दो। हाँ ये लो। डन सर। डन। आ जाओ भैया फिर नेक्स्ट Thank you, पॉइंट पे। वेरी गुड, कोई नहीं यार, हमने 5 पॉइंट कंसीडर कर लिए। आ जाओ 6th वाले पॉइंट पे। 6th वाला पॉइंट क्या है कि भैया सपोज ये एक क्वेश्चन ही है बेसिकली, जो प्रॉपर्टी के फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है कि सपोज हमारे पास एक पर्सन है, पर्सन वांट्स टू सी हिज फुल इमेज इन द मिरर, पर्सन वांट्स टू सी हिज फुल इमेज इन द मिरर। तो भैया हमारे पास मिरर की कम से कम कितनी लेंथ होनी चाहिए, आपको ये बताना है। पर्सन वांट्स टू सी हिज फुल इमेज इन द मिरर, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर? पर्सन की हाइट कितनी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भैया किसी को पता है या नहीं पता? जल्दी बता दो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ यार, क्यों इतना रो रो के रिस्पॉन्ड करते हो? सर 1/4। चलो फिर भैया सॉल्व करते हैं। यार सपोज ये मेरा मिरर है, याद रखो मेरे को मिरर की कम से कम लेंथ निकालनी है कि मैक्सिमम कितना छोटा मिरर ले सकता हूं। अगर आपने इससे छोटा मिरर लिया तो फिर आप अपनी पूरी इमेज इसमें नहीं देख सकते। तो मैंने कहा कि भैया ये हमारे पास मिरर है, और यहां पे मैंने ये पर्सन ड्रॉ कर दिया कि भैया सपोज ये पर्सन है। अगर पर्सन अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है ना, तो याद रखो उसके हेड से एक लाइट रे होगी और वो मिरर के एज पे फॉल डाउन करेगी। मिरर के एज पे फॉल डाउन क्यों करा रहा हूं? क्योंकि मैं मिनिमम लेंथ कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। अगर मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉल डाउन करा दूंगा तो फिर मेरे को मिनिमम लेंथ नहीं मिलेगी, क्योंकि मिरर उससे बड़ा भी हो सकता है फिर। अब ये रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये कहाँ एंटर करनी चाहिए? हम कहाँ से देखते हैं भैया? हाँ, तो आईज में एंटर करनी चाहिए। और एक और चीज याद रखो, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं तो व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन टू फॉर्म एन इमेज? ये तो कम से कम पता होगा। व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन, लाइक व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन टू फॉर्म द इमेज? मेरे को लग रहा है मैं ही पढ़ रहा हूँ और मैं ही पढ़ा रहा हूँ। भैया कम से कम 2 लाइट रेज कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होनी चाहिए एक पॉइंट पे, कम से कम 2 लाइट रेज, या तो रिफ्लेक्ट करके इंटरसेक्ट करे या रिफ्रैक्ट करके इंटरसेक्ट करे। लेकिन जहां पे भी 2 लाइट रे इंटरसेक्ट करेगी वहां पे हमें इमेज मिल जाएगी। तो कम से कम मेरे को 2 लाइट रेज बनानी पड़ेगी। भैया पर्सन अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है, तो यही सेम चीज यहां पे ड्रॉ कर दो कि इसके फीट से एक लाइट रे निकलेगी, रिफ्लेक्ट करके
पर्सन के आईज में एंटर करेगी, तो ये भैया हो गया हमारे पास लाइट रेज का इंटरसेक्शन इमेज बन जाएगी। अगर अब कहीं पे भी लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रही है तो भैया नॉर्मल ड्रॉ कर दो। ये मैंने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल N1 N2। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। N1 ये N2, भैया इसको कुछ ना कुछ एंगल मान लो, एंगल आई। तो मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल भी सेम होगा एंगल आई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली अगर मैं इसको एंगल आर मान रहा हूं तो ये ऊपर वाला एंगल भी कितना होगा, एंगल आर ही होगा। ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। अब नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, सीधी सीधी बात, अगर मैं इस एंगल के अपोजिट एक साइड को अज्यूम कर रहा हूं एक्स, तो इस एंगल के अपोजिट भी साइड कितनी होगी, एक्स ही होगी। इस एंगल के अपोजिट अगर मैं साइड अज्यूम कर रहा हूं वाई, तो इस एंगल के अपोजिट भी साइड कितनी होगी, वाई। तो एक चीज चेक करके बताओ, टोटल लेंथ ऑफ द पर्सन कितनी आ रही है, हाइट ऑफ द पर्सन कितना आ रहा है, एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई। तो लिख सकता हूं 2x प्लस वाई। 2y वेरी गुड। अब सिमिलरली चेक करके बताओ लेंथ ऑफ द मिरर, लेंथ ऑफ द मिरर मतलब इतना पार्ट, ये कितना पार्ट आ रहा है आपका, x plus y तो आपको एक साफ रिलेशन मिल रहा है कि लेंथ ऑफ द मिरर शुड बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द पर्सन। ये क्वेश्चन भैया बहुत रिपीटिव आया हुआ है कि सपोज एक पर्सन है जिसकी हाइट है सपोज 2 मीटर्स, तो भैया कम से कम मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर, तभी वो अपनी पूरी इमेज देख सकता है, अदरवाइज नहीं देख सकता। ये चीज चेक करना। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली लिख लो कि भैया लेंथ ऑफ द मिरर मिनिमम लेंथ शुड बी इक्वल्स टू h/2, जहां पे h क्या है, h है हाइट ऑफ द पर्सन। ये लो स्लाइड, इसको नोट डाउन कर लो, चेक कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो भैया। सर इसमें एक ही डायमेंशन कंसीडर करेंगे? समझा नहीं, दोबारा बोलो। सर जैसे मतलब सिर्फ हाइट ही कंसीडर कर? हाँ सिर्फ हाइट ही कंसीडर करते हैं, मिरर के लिए तो हाइट ही चाहिए, और क्या चाहिए। जैसे ये वाला पॉइंट नोट, सर हाँ बोलो। जैसे हम मिरर से दूर जाएं तभी तो हम अपने आप को देख सकते हैं पूरा उसमें, तो फिर उसका नहीं होगा कोई। अच्छा आप ये कह रहे हो कि अगर मैं बहुत ज्यादा दूर चले जाऊं तो मैं उस छोटे से मिरर में देख सकता हूं, तब ये चीज वैलिड है हर्ष। क्यों, क्योंकि फिर जब वो एंगल्स मिरर पे बनाता है ना, वो बहुत छोटे एंगल्स बनते चले जाते हैं, उस केस में आप देख सकते हो। ओके सर। बिल्कुल। ये तो एक पर्टिकुलर थोड़े से डिस्टेंसेस के लिए वैलिड है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं है ये सब चीजें। भैया देखो डेरिवेशन वगैरह नोट डाउन मत करो, आप सिर्फ पॉइंट नोट डाउन करो और कॉन्सेप्ट को समझो। नोट्स तो आपको पर मिल ही जाएंगे, एग्जाम में हमें डेरिवेशन थोड़ी लिख के देनी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। चलो भैया मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ पर्सन वांट्स टू सी full image of a wall behind him, to see full image of a wall behind him। मतलब बिल्कुल यही वाला एग्जाम्पल लो कि मेरे पीछे एक वॉल है, मैं इस वॉल की पूरी इमेज, ये पूरी वॉल को सामने मिरर में देखना चाहता हूं, तो अब की बार मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कितनी होनी चाहिए। तो याद रखना अब की बार मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर होनी चाहिए h/3, जहां पे ये h क्या होगा, जहां पे ये h होगा हमारी हाइट ऑफ द वॉल। करानी है या नहीं करानी है, से करवा दो। करवा दी। अच्छा चलो भैया, ये वॉल है, ये पर्सन है और ये मिरर है।
याद रखो ये रिलेशन है h/3, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर केस के लिए वैलिड है। क्या पर्टिकुलर केस है? कि भैया हमारा वॉल और पर्सन, पर्सन और मिरर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, मतलब पर्सन बिल्कुल बीच में खड़ा होना चाहिए, तो ही ये रिलेशन एप्लीकेबल है। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगा दो भैया, अगर मैं पूरी इमेज देखना चाहता हूं वॉल की, तो एक लाइट रे आएगी वॉल के टॉप पॉइंट से, रिफ्लेक्ट करेगी इमेज मैं देख रहा हूं, तो ये लाइट रेस रिफ्लेक्ट करने के बाद कहां एंटर कर जाएगी? आंखों में, आईज ऑफ द पर्सन। सेम चीज बॉटम पॉइंट से लाइट रे निकलेगी, मिरर के एज पे फॉल डाउन करेगी, और वो रिफ्लेक्ट करके एंटर कर जाएगी आईज ऑफ द पर्सन में। मैंने जैसे आपको बताया, जहां जहां आपको रिफ्लेक्शन दिख जाए वहां वहां एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। तो भैया ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जहां जहां मेरे को रिफ्लेक्शन दिखा। नॉर्मल 1, नॉर्मल 2। चलो एंगल मार्क करना शुरू करो, जैसे अभी तक पीछे कर रहे थे। भैया लिख सकता हूं, ये अगर एंगल आई है तो ये नीचे वाला एंगल भी कितना होगा? आई। अगर ये एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी आर होगा। इसके अपोजिट साइड एक्स है तो ये भी एक्स, इसके अपोजिट साइड वाई तो ये वाली साइड भी वाई होगी। भैया यहां तक चेक करो पहले, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। बढ़िया। अब आप एक चीज करो, आप है ना जरा इस ट्राइंगल को नोटिस करो, इस वाले ट्राइंगल को, एक बड़ा वाला ट्राइंगल और इसी के अंदर एक छोटा ट्राइंगल भी आ रहा है। तो आप इन दो ट्राइंगल्स को क्या सिमिलर प्रूव कर सकते हो? यस सर। भैया बिल्कुल सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। कैसे? एक तो ये एंगल कॉमन आ रहा है, दूसरा इधर 90 तो इधर भी 90, तो हमारे पास सीधा सीधा क्या दिख रहा है कि भैया हम इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अब फिर से मैं वही कह रहा हूं, नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो ये भी पता होगा, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ले सकता हूं। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो क्या करो, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर लिख दो और इधर लिख दो बेस बाय बेस। मेरे को बताओ, इधर परपेंडिकुलर की, बड़े ट्राइंगल की परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। छोटे वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? एक्स। बेस, बड़े वाले ट्राइंगल का बेस होगा 2d, छोटे वाले ट्राइंगल का बेस कितना होगा? d। तो देखो आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू 2x आ रही है, तो यहां पे लिख दो 2x। सिमिलरली अगर ये y था तो ये कितना होगा? 2y। ऊपर से अगर ये x है तो भैया ये वाला पार्ट भी x होगा और ये वाला पार्ट भी y होगा। अब चेक करो हाइट ऑफ द वॉल कितनी आ रही है, डायग्राम को देख के बताओ हाइट ऑफ द वॉल कितनी आ रही है? 2x plus x 3x, y plus 2y 3y। वेरी गुड। हाइट ऑफ द वॉल हमारे पास आ गई 3x plus 3y, विच मीन्स 3 into x plus y। भैया लेंथ ऑफ द मिरर चेक करो, लेंथ ऑफ द मिरर मतलब इतना वाला पार्ट, ये तो x plus y ही आ रहा है सिर्फ, तो x plus y। तो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन आ गया, लेंथ शुड बी इक्वल टू h/3। नोट डाउन कर लो, चेक कर लो, कोई डाउट हो इस पे क्वेश्चन बताता हूं क्या क्वेश्चन आया हुआ है। सर इसमें बस यही कंडीशन है कि पर्सन के एग्जैक्ट बीच में होना चाहिए? बिल्कुल कंडीशन यही है कि पर्सन बिल्कुल बीच में होना चाहिए, क्योंकि अगर पर्सन बीच में नहीं हुआ तो आपका जो ये रेशियो आ रहा था ना, ये वाला रेशियो नहीं आएगा, फिर आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन फिर जो भी वैल्यूज गिवन होगी वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे और उसके हिसाब से ये रिलेशन आएगा। लेकिन हमें एग्जाम में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हमें यही रिलेशन कंसीडर करना है जब पर्सन बिल्कुल बीच में खड़ा हो। इसमें और डिस्टेंस का नहीं है कोई, मतलब जैसे मिरर बहुत दूर रखी है और वॉल भी बहुत ज्यादा पीछे रखी है? नहीं, फिर तो हो ही जाएगा, हम एक पर्टिकुलर रेंज की बात कर रहे हैं, फिर तो हो ही जाएगा कि अगर मैं वॉल बहुत ज्यादा दूर रख दूं, छोटे से मिरर में दिखाई दे जाएगी वो तो। मतलब काव्य आप एक चीज याद रखो, जो भी हमारा डिस्टेंस होना चाहिए ना, वो साइज ऑफ द मिरर से बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल भैया, मैं मून, मून का साइज बहुत बड़ा है, उसको मैं छोटे से मिरर में भी देख सकता हूँ रात को। क्यों? क्योंकि मेरा मिरर का साइज इतना सा और मेरे मिरर से जो डिस्टेंस है मून का वो बहुत ज्यादा है, तो डिस्टेंस ऑफ द मून इज मच मच लार्जर देन साइज ऑफ द मिरर। तो उस केस में हम उस डिस्टेंस को इनफाइनाइट डिस्टेंस बोल देते हैं। तो मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, हमें जो डिस्टेंस लेना है
वो साइज ऑफ द मिरर से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना ख्याल रखना है हमें। ओके सर पर्सन की हाइट भी नहीं करेगी मैटर इसमें? नहीं, इसमें पर्सन की हाइट मैटर नहीं करेगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एडवांस में ही बहुत साल पहले आया था, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, देखते हैं आप लोग कितना इस चीज को समझ पाए हो। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर की हमें लेंथ गिवन है 1.5 मीटर कि मैंने 1.5 मीटर का एक प्लेन मिरर लिया। यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, हमें ये डिस्टेंस गिवन है कि सपोज ये डिस्टेंस डी है, और डी डिस्टेंस पे ही एक इंसेक्ट है जो क्रॉल कर रहा है, ये इंसेक्ट मान लो ये क्रॉल कर रहा है। तो आपको बताना है ये इंसेक्ट मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक क्रॉल करता हुआ आपको दिखाई देगा। आई रिपीट, ये इंसेक्ट मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक क्रॉल करता हुआ आपको मिरर में दिखाई देगा। इससे ज्यादा इसने अगर ऊपर गया फिर ये आपको मिरर में दिखाई नहीं देगा। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर विच इंसेक्ट विल बी सीन इन द मिरर? तो बताओ क्या लिखूं इसका आंसर? 4.5 मीटर। भैया वेरी गुड, आपको पता है ये h है और ये l है, l की वैल्यू h/3 होती है। तो अब की बार मैं l की वैल्यू नहीं, आपसे h की वैल्यू पूछ रहा हूं, तो h की वैल्यू डायरेक्टली आप कितना लिख दोगे? 3l। 3 into 1। तो भैया 3 इंटू 1.5 कितना आ जाएगा? 4.5। तो करेक्ट आंसर विल बी 4.5 मीटर्स। क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तो देखो अब यही क्वेश्चन कर लोगे ना आराम से आप। यस। डन। क्या मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ सकता हूं? यस सर। यस सर। चलो भैया तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ जाते हैं। भैया नेक्स्ट प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी सी है, पैरेलल प्लेन मिरर्स। पैरेलल प्लेन मिरर। भैया ये मैंने दो प्लेन मिरर लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बस थोड़ा सा एक बार ध्यान देने की जरूरत है, काम आसान है। ये मैंने दो पैरेलल प्लेन मिरर्स लिए, एक का नाम M1 दे देता हूं, एक का नाम M2 दे देता हूं, और भैया बीच में मैंने कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट रख दिया O। अब सबसे पहले तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेगी, तो मेरे को बताओ कितनी इमेजेस बनेगी इस ऑब्जेक्ट की? वेरी गुड। एक चीज याद रखना, जब भी आपके पास पैरेलल प्लेन मिरर्स होंगे, जैसे हेयर सलून्स वगैरह में होता है, तो उस केस में आपकी इनफाइनाइट इमेजेस मिलेगी, अंदर ही अंदर बनती चली जाएगी। और यही प्रिंसिपल होता है, आपने देखा होगा किसी म्यूजियम वगैरह में, इल्यूजन्स क्रिएट करने वाला म्यूजियम, उसमें आपकी इमेज अंदर ही अंदर बनती चली जाती है। भाई देखा है कुछ ऐसा या नहीं? और जैसे शीश महल वगैरह होते हैं फिल्म वगैरह में, हाँ, वो फिल्म वगैरह में ऐसी आपकी इमेज बनती चली जाती है, बनती चली जाती है, अंदर ही अंदर। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, इनफाइनाइट इमेजेस बनती चली जाती है। चलो लेकिन अब भावनाओं को समझो क्या करना है। सपोज इस डिस्टेंस को, मैं अभी कुछ वैल्यू लेके समझा रहा हूं आपको। सपोज इस डिस्टेंस को लो 1 मीटर, और सपोज इस डिस्टेंस को कितना ले लें, सपोज 3 मीटर्स ले लो, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, हमें पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस होता है, तो ऑब्जेक्ट इससे मिरर M1 से कितनी दूर पे रखा हुआ है? 1 मीटर। तो इसकी जो पहली इमेज बनेगी वो कितनी दूर बनेगी? 1 मीटर। वेरी गुड। इसको I1 कर देता हूं 1 मीटर्स पे। सिमिलरली मेरे को बताओ, इसकी जो पहली इमेज बनेगी मिरर M2 की, वो किधर बनेगी? 3 मीटर। वेरी गुड। इसको I1 डैश कर देता हूं, वो 3 मीटर पे बनेगी। भाई पहले चेक कर लो, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। डन। अब यस देखो होगा क्या, मिरर M1 के लिए सोचो, मिरर M1 के लिए यहां पे ऑब्जेक्ट तो रखा था, इसने इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी, लेकिन इस मिरर के लिए जो हमारी I1 डैश है, ये वाली इमेज, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी एज अ मिरर M1 के लिए। आई रिपीट, भैया इस ऑब्जेक्ट की इमेज तो बन गई, लेकिन अब होगा क्या, इस मिरर के सामने ये भी एक इमेज है, तो ये इमेज किसकी तरह एक्ट करेगी? ये इमेज एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। तो मेरा प्लेन मिरर M1 क्या करेगा, वो इस इमेज की भी एक इमेज बना देगा। तो 7 यहाँ पे, मीटर। हाँ अगली इमेज 8 मीटर दूर आएगी ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, 8 मीटर तो नहीं, गलत कह दिया आपने। तो अगली इमेज कितनी दूर आएगी? तो चेक करो, ये I1 डैश इस मिरर M1 के लिए कितना दूर था? 7 मीटर। 7 मीटर। तो यहाँ पे 7 मीटर दूर बनेगी। तो मैंने ऑब्जेक्ट से बोला था। अच्छा, हाँ ऑब्जेक्ट से नहीं, मैं तो मिरर से बात कर रहा हूँ। वेरी गुड।
सेम काम मिरर M2 भी करेगा। मिरर M2 ने इसकी इमेज बना दी, अच्छा काम किया, लेकिन इस मिरर M2 के लिए ये भी एक इमेज कैसा एक्ट करेगा, वर्चुअल Object. ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। तो मेरे को बताओ ये सेकंड इमेज कहां बनाएगा, 5 मीटर 5। वेरी गुड। तो ये सेकंड इमेज बनाएगा I2 डैश, ये हो गया 4 और ये हो गया 1, 5 मीटर। इस तरीके की क्रॉस इमेजेस बनती चली जाएगी। अब सिमिलरली I2, ये I2 है, वो यहाँ पे एक I3 बनाएगी। इसका डिस्टेंस बताओ कितना लिखूं, 9 9 वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है, मतलब 4 + 5 9। यहाँ पे I3 डैश कितने डिस्टेंस पे बनाऊं, 7 तो भैया ये 7 ऑलरेडी है, 7 कहां से आ सकता है, ये ऑलरेडी 7 है, +4 ये कितना आएगा 11। 11। भाई सब लोग अच्छे से चेक करके ईमानदारी से बताओ, सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन क्या आया हुआ है वो सुनो। क्वेश्चन आपसे है ना मैक्सिमम 3 इमेजेस तक का ही डिस्टेंस पूछेगा, लेकिन वो आपसे ये इंडिविजुअल डिस्टेंस नहीं पूछेगा। वो बोलेगा अब भैया मेरे को बताओ I1 डैश के बीच का डिस्टेंस कितना लिखूं, I2 डैश के बीच का डिस्टेंस कितना लिखूं। तो अगर आप इन डिस्टेंस को जरा काउंट करो और मेरे को बताओ I1 डैश के बीच में कितना आ रहा है डिस्टेंस, 1 +4 5, 5 + 3 8। हाँ। सिमिलरली जरा I2 डैश के बीच में बताना कितना लिखूं डिस्टेंस, 7 + 4 11, 11 + 5 16। 19। अब मेरे को बताओ क्या एग्जाम में इस तरीके से कैलकुलेट करते रहोगे क्या। नो सर। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे भैया, शॉर्टकट फॉर्मूला जो मैं आपको प्रॉपर्टी समझा रहा हूं। शॉर्टकट फॉर्मूला है 2n × a + b, जहां पे a + b क्या है, a + b है डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स, और n क्या है, n है नंबर ऑफ इमेज जिसके लिए आप कैलकुलेट करना चाहते हो। जैसे वेरीफाई करा देता हूं, पीछे सपोज मैं I1 डैश के लिए कैलकुलेट करना चाह रहा था, तो 2 × n की वैल्यू 1 लिखूंगा, इनटू a + b डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स कितना है 4 मीटर, तो यहां पे मैं 4 मीटर लिखूंगा। तो देखो आपका आंसर 8 मीटर आ रहा है, वेरीफाइड। सिमिलरली सेकंड वाले के लिए देख लो, मैच करके देख लो भैया, वेरीफाई होना 4 चाहिए। × 4 16। 2 × 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द मिरर 4, तो ये कितना आएगा 16 मीटर। 16 मीटर आ रहा था भाई, बिल्कुल सही। कॉन्सेप्ट समझ में आया, चेक कर लो। yes sir बहुत बढ़िया। तो इसको नोट डाउन करो, क्वेश्चन देता हूं जो एग्जाम में आया हुआ है, आपको आंसर देना है। डन सर। डन भाई, बहुत बढ़िया। तो आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि ये 2 प्लेन मिरर्स है, मिरर M1 मिरर M2, यहाँ पे बीच में रखा हमने कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट, हमें ये डिस्टेंसेस गिवन है, ये डिस्टेंस मेरे को गिवन है, और ये डिस्टेंस गिवन है। ये पहला वाला डिस्टेंस 0.2d, 0.2d, ये वाला डिस्टेंस 0.8d। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट 3 इमेजेस, फर्स्ट 3 इमेजेस के बीच का डिस्टेंस बताना है। ऑप्शन जैसे कुछ इस फॉर्म में गिवन थे, 1 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, ऐसे डिस्टेंस बिटवीन दी फर्स्ट 3 इमेजेस बताना है। क्या समझ में आ गया है। फर्स्ट 3 इमेजेस का मतलब लिख ही देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। I1 डैश, कॉमा I2 डैश, और कॉमा I3 डैश। इस फॉर्म में आंसर बताना है। अरे अब तक तो आंसर कैलकुलेट भी हो जाता। 246। 246, वेरी गुड। भैया इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, एन की ही तो वैल्यू चेंज करनी है। 2na + b, तो पहले केस में 2 × 1 × a + b की वैल्यू तो फिक्स ही है 1d, तो ये हमारे पास कितना आएगा, पहला 2d, फिर n की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 4d, फिर लास्ट वाला कितना आएगा 6d। बस। क्या ये आंसर्स आ रहे हैं या किसी को समझाना है। clear है sir क्लियर है भाई, किसी को अगर नहीं समझ में आया तो बता देना प्लीज।
डन सर। चलो भैया बहुत बढ़िया। तो भाई आज के लिए आप यहीं तक रखो। हमारी बस एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है जो कहेंगे हम इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक पूरा रिवाइज कर लेना। डन डन डन। यस सर। ओके। और एक भैया पता, क्वेश्चन दे दो सर, हाँ एक क्वेश्चन दे दो। एक क्वेश्चन दे दूं? चलो भैया कौन से कॉन्सेप्ट पे दूं ये भी बता दो। चलो एक क्वेश्चन सिंपल ऐसी कॉन्सेप्ट पे, जनरल क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेना, सॉल्व कर लेना। आंसर भी बता के जाऊंगा, आप बस सॉल्व कर लेना। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास दो प्लेन मिरर्स हैं, मिरर M1, मिरर M2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है 0.2 मीटर्स। लाइट रे फॉल डाउन कर रही है एट एन एंगल ऑफ, बिल्कुल एज पे फॉल डाउन कर रही है लाइट रे, कितने एंगल उस पे, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। तो ये लाइट रे ना ऐसे मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट करके बाहर निकलेगी। हमें ये वाला डिस्टेंसेस भी गिवन है, ये वाला डिस्टेंस गिवन है 2√3 मीटर्स, लेंथ ऑफ द मिरर 2√3 मीटर्स। क्या कैलकुलेट करके देना है कि भैया ये लाइट रे ऐसे कितने रिफ्लेक्शंस करके बाहर निकलेगी। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस सफर्ड बाय द लाइट रेज। चेक करो पहले क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। Yes, sir. डन। Yes, sir. तो भैया इसको ट्राई करना, आपको बताना है व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन सफर्ड। नेहा रिपीट करना है। डन। नेहा मैंने कहा कि हमारे पास दो प्लेन मिरर्स हैं और इसमें एक लाइट रे किसी एक एंगल पे फॉल डाउन कर रही है। अगर लाइट रे किसी एक एंगल पे फॉल डाउन कर रही है तो ये हमारी लाइट रे इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट करती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इनफाइनाइट टाइम्स रिफ्लेक्ट करेगी भैया, कुछ पर्टिकुलर टाइम्स ही रिफ्लेक्ट करेगी, उसके बाद तो फिर वो बाहर निकल के आ जाएगी। तो मेरे को बताना है कि इन दो मिरर्स के बीच में इस लाइट रे ने कितने टाइम्स रिफ्लेक्ट कर लिया। व्हाट आर द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन सफर्ड बाय द लाइट रेज। नेहा चेक करो, समझ में आया क्वेश्चन। मिरर की लेंथ गिवन है 2√3 मीटर्स, मिरर के बीच का गैप गिवन है 0.2 मीटर्स। तो भैया इसके हिसाब से अभी चेक कर लेना। आंसर बता देता हूं, सब लोग वेरीफाई करके देखना। आंसर आ रहा है 32 रिफ्लेक्शंस। सब लोग चेक करेंगे और कैसे आया 32 ये बताएंगे। भैया डन डन डन। यस सर। बढ़िया। तो भैया ये कहानी यहां तक खत्म, और जैसे मैंने कहा आप सबको रिवाइज करना है यहां तक, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। बाय बाय सर। बाय 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 बाय।